नमस्कार। मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। मैं आज आपको बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। राष्ट्रीय आंदोलन में आपको ये सब बताएंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ और कौन कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए गए, गांधी जी की इस आंदोलन में क्या भूमिका रही, इन सब के बारे में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज आपको मैं बता रही हूँ भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों के माध्यम से करता था और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता था। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया था। इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों द्वारा यह प्रचार किया गया कि वे अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत से भारतीय नेताओं ने ऐसा विश्वास किया कि ब्रिटेन युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वराज्य प्रदान कर देगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। युद्ध के बाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, के परिणाम थे। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बना दिया गया। इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय विधायिका की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिवाय केंद्र में दो सदनों की स्थापना करने के। कार्यकारी परिषद के सदस्य, जो कि मंत्रियों के समान थे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, अर्थात वे सत्ता में बने रह सकते थे, चाहे विधायिका के सदस्यों का बहुमत का समर्थन उन्हें प्राप्त हो अथवा नहीं हो। प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में वृद्धि की गई और उनमें निर्वाचित सदस्यों को बहुमत प्रदान किया गया। प्रांतों में प्रयुक्त द्वैध शासन प्रणाली द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं। इस व्यवस्था के तहत शिक्षा और जन स्वास्थ्य जैसे विभागों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया और पुलिस व वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों को गवर्नर के सीधे नियंत्रण में बनाए रखा गया। यानी गवर्नर को मंत्रियों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतों में मंत्रियों और विधानमंडलों, जिनके प्रति मंत्री उत्तरदायी थे, की शक्तियां सीमित थीं। जैसे कि अगर कोई मंत्री शिक्षा के प्रसार की योजना बनाता है तो उसके लिए आवश्यक धन का अनुमोदन गवर्नर द्वारा ही किया जाएगा और गवर्नर चाहे तो उस मंत्री के निर्णय को अस्वीकार भी कर सकता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल भी किसी प्रांत द्वारा लिए गए निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों और प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाले मतदाताओं की संख्या सीमित थी। उदाहरण के लिए, जैसे केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार ब्रिटिश भारत की कुल वयस्क जनसंख्या के केवल 1% भाग को ही प्राप्त था। सभी महत्वपूर्ण शक्तियां जो हैं वो सब परिषद गवर्नर जनरल के निहित थीं, जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बना रहा, न कि भारतीय लोगों के प्रति वह उत्तरदायी था। प्रांतों में गवर्नर भी अपनी व्यापक शक्तियों का ही प्रयोग करते थे। जो भी परिवर्तन किए गए थे वो सभी स्वराज्य की स्थापना में कहीं भी सहायक नहीं थे। जिसकी उम्मीद भारतीयों को युद्ध की समाप्ति के बाद हो सकती थी, ऐसी कोई भी व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई थी। पूरे देश में असंतोष की लहर थी और इसे दबाने के लिए
ब्रिटिश सरकार ने दमन का सहारा लिया। इसी क्रम में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट अधिनियम पारित किया गया और सदन के द्वारा इसका विरोध किया गया। बहुत से नेताओं ने, जो कि सदन के सदस्य थे, विरोध स्वरूप अपने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने त्यागपत्र में कहा कि शांति काल में कोई भी सरकार इस तरह का कानून कैसे पारित कर सकती है और उसे किस रूप में हम सभ्य कह सकते हैं। इस अधिनियम के पारित होने से भारतीय जनता में रोष उत्पन्न हो गया और बढ़ता ही गया और दमन के लिए इस नए कानून को काला कानून भी कहा गया। गांधी जी, जिन्होंने रॉलेट अधिनियम का विरोध करने हेतु सत्याग्रह सभा का निर्माण किया था, ने देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अवमानना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का आयोजन किया गया। पूरे देश का व्यापार थम गया। भारत में इससे पूर्व कभी भी इस तरह का संगठित विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। सरकार ने भी इसे दबाने के लिए कई स्थानों पर लाठीचार्ज किया और गोली चलाने जैसे क्रूर उपायों का भी प्रयोग किया था। ये द्वैत शासन अधिनियम जो है, इसके कुछ प्रावधान हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि किस तरह से सरकार बिल्कुल भी भारतीयों को स्वराज्य देने के पक्ष में नहीं थी। मैं आपको बताऊंगी कि प्रमुख इस अधिनियम के प्रावधान कौन से रखे गए थे। जैसे भारत में प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मनोनीत पार्षदों और निर्वाचित सदस्यों द्वारा शासन किया जाता था और गवर्नर अभी भी प्रांतीय प्रशासन का मुखिया बना रहा। प्रांतीय विषयों को, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित करना, आरक्षित और हस्तांतरित। इस तरह से प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। विधायिकाओं का विस्तार किया गया। उसके 70% सदस्यों का निर्वाचित होना जरूरी था। प्रत्येक निर्वाचन मंडल का वर्गीय और सांप्रदायिक आधार पर विस्तार किया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय सरकार अभी भी उत्तरदायित्व विहीन बनी रही। विषयों का जो विभाजन किया गया था वो इसी तरह से किया गया था कि महत्वपूर्ण विषय जो थे उन सब के ऊपर गवर्नर जनरल का ही पूरा अधिकार था और भारतीय सदस्य जो है उनका कोई अधिकार उसमें देखने को नहीं मिल रहा था। इस द्वैत शासन अधिनियम का निष्कर्ष यही निकलता है कि यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत का आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। ये है भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद में इसके क्या परिणाम देखने को मिले और इसके फलस्वरूप कई वर्षों के बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 लाया गया और किस तरह से इसमें परिवर्तन किया गया, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।